आज की थोड़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। उसके बचाव के लिए हम और आप कई एक तरह की एलोपैथी होम्योपैथी आप दवाइयों का अ, उपयोग करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इन वायरल इन्फेक्शन के लिए किसी भी दवाई की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मौसम का जब परिवर्तन होता है तो हमारे अंदर जो कफ वगैरह एकत्रित हो जाता है वो निष्कासन की क्रिया होती है और वो हमारे तीव्र रोगों के द्वारा होती है, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है। और तीव्र रोग मित्र रोग होते हैं, तो मित्र को भगाना चाहिए या उसका स्वागत करना चाहिए। आप अगर आपसे कोई मित्र आए तो आप क्या करेंगे? बैठा लेंगे उसको, जलपान वगैरह की पूछेंगे। चाय का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा में चाय का तो निषेध रहता है, जलपान आदि कराएंगे। ऐसे ही ये हमारे मित्र रोग हैं जो वायरल फीवर के नाम से या इन्फेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अब नाम आप कुछ भी ले लो, वास्तव में इनका हमें स्वागत करना, इनको भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको 3 दिन का 5 दिन का जो इनका स्टे रहेगा, उन दिनों में आपको ये पूरे साल भर की गंदगी को साफ करके और आपको आगे कोई रोग नहीं हो, उसमें आपको ये सहयोग करते हैं ये। वैसे एक बात जरूर कहूंगा कि इन रोगों को रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रिकॉशन थोड़े से अति आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा मौसम बदलता है तो हमें अपने खान पान में भी परिवर्तन। देखिए, जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमारी जठराग्नि, जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति, शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो उस समय हमें हमारा भोजन थोड़ा सा सुपाच्य और पौष्टिक रहे, तो न तो हम बीमार होंगे न कमजोर होंगे, और ये मालूम भी नहीं पड़ेगा ये हमारा वायरल इन्फेक्शन कब आया कब चला गया। कुछ लोगों को परेशान करता है, हल्का फीवर भी आ जाता है, सिर में दर्द भी होने लगते हैं, नाक से पानी बहता है, आदि इसके लक्षण है। लेकिन ये कोई अपने तीव्र रोग है, मित्र रोग है, और इनको हमें रोकना नहीं चाहिए किसी भी तरह की दवाई या कोई उत्तेजक। जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एलोपैथी नहीं खाते, लेकिन लौंग आदि का काढ़ा या लौंग जैसी तीव्र औषधियां जो है आयुर्वेद की इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको रोकने को कोई काम नहीं है। चलिए, पहले हमें क्या खाना चाहिए इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक नॉर्मल डाइट आप चाहें तो उसको आप जो है नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड तो खैर
अपने दीपक भैया कर ही रहे हैं, वो आपको दे ही देंगे। तो अपनी एक डाइट चार्ट, मतलब डाइट क्या होनी चाहिए अपनी, उस सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। फिर क्या नहीं लेना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो हमारी डाइट चार्ट है, उसमें आपको प्रातः काल नियम से नींबू पानी अवश्य। देखो, नींबू पानी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, इसके फायदे, इसके लाभ, ये जो है। और मैं फिर बताता हूँ आज, जब भी आप नींबू पानी लेंगे सुबह, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा आपके शरीर में जाएगी, और वो विटामिन सी आपका जो है रोग प्रतिरोधक का काम करेगा। यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा शरीर में। इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं जिसे। इससे हमें यदि कोई इन्फेक्शन वगैरह आने वाले होंगे, तो बड़े साधारण तरीके से निकल जाएंगे। इसी तरह से और लेने का तरीका भी आपको फिर से बताते हैं। 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में, यदि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो थोड़ा उसको गुनगुना कर लें, या फ्रेश ताजी वाटर ले लें, जैसे ठंडा पानी बिल्कुल न लें। और उसमें एक पूरा नींबू निचोड़िए। निचोड़ने के बाद उससे छिलका रहेगा, उसको भी 3-4 बार डुबो के निचोड़ लीजिए, जैसे छिलका का भी थोड़ा सा रस उसके अंदर आ जाए। तो उसके छिलका के रगड़ के निचोड़ने से एक तो उसका जो है खटासपन थोड़ा कम हो जाता है, और एंजाइम उसमें बढ़ जाते हैं, विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। छिलकों से बहुत लाभ है। छिलके के बारे में ही बताएंगे आपको, आप उनका उपयोग कई एक जगह कर सकते हो। बल्कि एक वीडियो में तो उन्होंने बताया कि आप नींबू को डीप फ्रीजर में रख दो और उसको पिस लो। मतलब उसको मैं छिलके के खाने की बात बता रहे हैं। और आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका रस तो नियमित सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए लेना चाहिए। और उसमें जो है धीमे धीमे, कम से कम 1-1.5 गिलास पानी आप 10 से 15 मिनट के बीच पीजिए। बैठ करके पीना, खड़े होके नहीं पीना है। और धीमे धीमे पीजिए आप, जिसके मुंह का, अपने मुंह का सलाइवा भी उसमें मिक्स हो जाए, और वो हमारे उदर में जो है, हमारे स्टमक में जाएगा, तो उसका भी बहुत लाभ मिलता है, एंजाइम का उनका। इस तरह से मॉर्निंग में आपको खाली पेट नींबू पानी अवश्य लें। और इसमें किसी तरह की कोई भी शंका या, हाँ, एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग कहते हैं इसमें थोड़ी शक्कर डालना है, या वो डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। यदि हमें पूरा फायदा उठाना है, तो नमक, शक्कर, गुड़ न डाल करके सिर्फ नींबू और पानी आप लें। हो सकता है आपको 1-2 दिन नए शुरू करते हैं तो उनको थोड़ी सी स्वाद अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन यदि हम निरंतर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमको जो है उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा, और वो भी दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी तरह। ठीक। अब इसके बाद आता है दिनचर्या की भी चर्चा, थोड़ी साथ में करते चले, क्योंकि आज
मौसम में थोड़ी ठंडक आ ही जाती है, गर्मी भी रहती है, तो उस हिसाब से हमें और अपनी उम्र के हिसाब से और शरीर की शक्ति के हिसाब से योग आसन, टहलना, घूमना। मान लो बारिश हो रही है मॉर्निंग में, तो अपन घर में बैठ करके योग आसन लगा सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ओपन एयर जरूर मिले मॉर्निंग में, बंद कमरे में नहीं करें। कहीं खुली जगह हो या कोई दालान वगैरह हो, मान लो पानी बरसता है, तो पानी नहीं बरस रहा है तो वो खुले में आप घूमने भी जा सकते हैं, और वहाँ योग प्राणायाम भी आप अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। ये इससे हमारी इम्यूनिटी पावर को और बल मिलता है। अब इसके बाद नंबर आता है स्वल्पहार। ये लगभग 3:30 और 7:30 और 8, 8:30 के बीच में स्वल्पहार हमको लेना चाहिए। स्वल्पहार में मौसमी फल जैसे नख, नाशपाती, अनार, मौसमी, नारियल पानी, भींगे हुए ड्राई। एक आप नोट करना चाहो नोट कर लेना। एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता हम आपको बताते हैं, जो आप सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में आप ले सकते हो। उसका बनाने का तरीका ही बताएंगे आपको। उसमें 6 आइटम होते हैं। एक व्यक्ति के लिए आपको 5 बादाम, मिगी, देखो ध्यान रख के कागजी बादाम की मिगी लेना। ये वैसे जो खुदी हुई मिगी आती है वो न ले, तो उसमें उसकी बादाम की भरपूर शक्ति होती है। इसमें से ये लोग आजकल तेल निकाल करके फिर मार्केट में सस्ते बेचते हैं वो। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो है इसके छिलके सहित कागजी बादाम आते हैं, उनको प्रेफर करें। 5 बादाम की मिंगी, 2 अखरोट, 5 मुनक्का, 5 काली मिर्च, 2 छुहारे। छुहारे में थोड़ा अपने को सावधानी रखनी है कि छुहारे हमेशा जो है कत्थई गहरे रंग के ले, पीले, सफेद, प्रोसेस किए हुए छुहारे न लें। और 2 छोटी इलायची, 2 छोटी पीपल, इस तरह से ये शाम को इनको पानी में भिगो दें, सुबह इनका पेस्ट बना लें। यदि होगा तो नहीं किसी के घर में, लेकिन सिल्लोड़ा से बनाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं बना सकते तो मिक्सी में बना दे, मिक्सी के छोटे पॉट में, चट्टी वाले पॉट में चट्टी बना ले इसकी। तो इसको अंगुली से चाट चाट के खाएं नाश्ते में। इसके साथ में फल भी ले सकते हो, नारियल पानी भी ले सकते हो। वैसे ये इतना, एक आदमी के लिए इतना नाश्ता पर्याप्त है, पूरी ऊर्जा देगा। और कई एक रोगों से ये बताएगा। इसमें काली मिर्च और जो अ, छोटी पीपल मिलाई गई है, वो सभी जो है आपके एंटीबायोटिक है और किसी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम है। इसके साथ में अमृत पे ले सकते हैं आप। फल लेने के बाद अमृत पे आपको जो पुस्तक दी गई है उसमें 14 आइटम के बनाने की विधि लिखी हुई है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जो हमारी लिखी हुई किताब है, आओ बने अहिंसक, उसको देख लेना आप। ठीक। ताऊ जी,
ये आपका नाश्ता हो गया। नाश्ते में मौसमी फल कभी कम ज्यादा इधर उधर कर सकते हैं। और नारियल दूध भी आप बना के ले सकते हैं नाश्ते में। जैसे नारियल पानी की जगह नारियल दूध बनाने की विधि आपको बताई जा चुकी है। फिर भी यदि बनाने की विधि बता सकते हैं, यदि कोई जो है पूछना चाहे तो पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा। और बहुत सिंपल विधि है, सबको मालूम है, अभी बताई जा चुकी है। अब इसके बाद आता है भोजन का नंबर। भोजन में आप देखिए, अब उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक तो 40 साल से कम उम्र के लोग और 40 साल से अधिक लोग। तो 40 साल के कम के लिए तो 1 कटोरी दाल उनको जरूरी है, लेना चाहिए, क्योंकि उनको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। और 40 साल के बाद हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन छिलके वाली कोई दाल ले सकते हैं। बाकी आप 2 या 3 चपाती, फल, 300 ग्राम के करीब सब्जियां उबली हुई, और 250-300 ग्राम की मिक्स सलाद, इस तरह से आप ले सकते हो। साथ में आप जो है पिंड खजूर या छुआरे वगैरह या इसकी कोई बना हुआ कोई मिष्ठान वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम शक्कर का कोई बना तो बिल्कुल ना। गुड़ ले सकते हो, गुड़ के बने हुए पदार्थ ले सकते हो। और आम का सीजन तो अब खत्म हो रहा है। आम के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि अब आम जो है अंदर से गले हुए निकलते हैं। ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर जब आप उसको अ, बनाएंगे तोलेंगे तो उसमें गले हुए बीच से निकलता है। इसलिए यदि आम आपका बिना गला हुआ है तो ले लीजिए, गला हुआ है आम है तो उसको ना लें, वो निषेध है। 2 चपाती यानी लगभग 30 ग्राम के करीब आटा, 30 ग्राम के वजन की चपाती। इसका टाइम है 10:30 से 11:30 की। 10 बजे भी आप दे सकते हो नाश्ता। और 300 ग्राम उबली सब्जी और 300 ग्राम सलाद आदि। नारियल की छाछ। 35-40 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए दाल है, बड़े उम्र वालों के लिए दाल नहीं। बाकी दोनों आइटम ऐसे ही चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दोपहर 2 बजे आप नारियल पानी या फलों का जूस या सूप या देसी भुट्टे का सूप आदि जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हो। सायकाल सूर्यास्त से पहले देसी भुट्टे का दलिया या सादा दलिया, ये 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए। भुट्टे का किस, 250 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम सलाद, ये 40 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है। 40 साल से नीचे वालों के लिए 2 या 3 चपाती, फल, सब्जियां, ये ले सकते हैं। देखो, भोजन के नियमों के बारे में तो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर भी कुछ खास नियम आपको बताता हूँ कि भोजन कम से कम 20 मिनट में होना चाहिए, इससे कम समय नहीं लगना चाहिए। ज्यादा लग सकता है
और धीमे धीमे आप खाएं। अभी एक बात आई थी सामने, एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने कहा था मुझे ऐसा कभी कभी इच्छा होती है कि पूड़ियाँ दूध में मीड़ के मतलब दूध के अंदर पूड़ियों को मीड़ के लगा लें और उसमें शक्कर डाल के खाने की इच्छा होती है। पुरानी आदत है और मैं अपने आप को जब कभी मन होता है रोक नहीं पाता हूँ और अधिक मात्रा में खा जाता हूँ, अगले दिन परेशान होता हूँ, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मैंने कहा ये बेमेल भोजन भी है। बोले मैं रोक नहीं पाता हूँ लेकिन इसका उपाय बताइए। तो मैंने कहा ये आप एक काम करो, आप बिल्कुल रख लीजिए लेकिन पहले एक या दो पूरी अपने थाली में रखना या प्लेट में रखना, उसमें दूध डाल लेना और जो भी आपको मीठा गुड़ वगैरह डालना वो डाल लेना। थोड़ी सी उसमें मैंने कहा इलायची और मिला देना, छोटी इलायची। एक तो ये आपको एंटीबायोटिक और डाइजेशन का काम करेगी, दूसरी आप इसको चम्मच से छोटे छोटे और लेकर के खाइए। नहीं बोले मैं 7-8 पूड़ियाँ खाता हूँ, दो से क्या हो जाएगा। मैंने कहा आप 7-8 रख लेना साइड में और पहले दो को खाना, फिर बात को ले लेना। और लेकिन वो आप धीरे धीरे छोटे छोटे मजे लेकर के बड़े मस्ती से और धीमे धीमे खाएं 20-25 मिनट। तो जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया तो वो बता रहे थे कि मैं 3 पूड़ी से ज्यादा नहीं खा पाया और किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हुआ, बिल्कुल पेट साफ हुआ। तो क्या है कि जैसा कि आप लोगों को जानकारी में होगा, होना चाहिए कि शरीर में कोई भी भोजन स्टमक में जब पहुंचता है तो वहां से जो हमारे दिमाग के लिए जो मैसेज जाता है वो 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट बाद पहुंचता है कि आपने भोजन कर लिया है। और इसका प्रैक्टिकल करना चाहो तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन खूब तेज भूख लगे तो 1-1.5 गिलास पानी आप चम्मच से धीरे धीरे 20 मिनट में पी लेना। आपकी भूख बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, कोई भूख नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। तो पानी का डिस्चार्ज हो जाएगा अंदर से, आंखों में चला जाएगा और वो सीधा यूरिन पास हो जाएगी, फिर आपको भूख लगेगी। ये सच्ची भूख होती है, एक टेस्ट करने का तरीका है। तो ऐसे ही जब आप भोजन को धीमे धीमे करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें किसी तरह के कोई हमें नुकसान नहीं होगा और हम उसको इजीली पचा सकते हैं। अब भाई चबा चबा करके खाएं, 20 मिनट में खाएं, पानी इमीडिएट नहीं पिए, ये सारे नियम है भोजन करने के। अब एक बात, एक बात आई समझ में कि हम बरसात का मौसम है, रिमझिम पानी बरस रहा है और थोड़ी सी ठंडक भी है और लोगों का जो है मंगोड़े पकौड़े तले हुए पदार्थ खाने का चटनी के साथ, बिना चटनी के साथ इच्छा हो जाती है। तो इस चार्ट के हिसाब से हम चलेंगे तो कभी खा ही नहीं पाएंगे। और मौसम तो ऐसे ही निकल जाएगा और हम पकौड़ी खा ही नहीं पाएंगे। नहीं भाई नहीं, आप पकौड़ी खा सकते हैं, मंगोड़े खा सकते हैं, कचौड़ी खा सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, पूड़ियाँ खा सकते हो, आप पराठे भी खा सकते हो, लेकिन नियमित रोज नहीं। नंबर एक, हफ्ते में एक दिन आप सीमित मात्रा में खूब चबा चबा के आप खाइए। लेकिन ये
मोस्टली दोपहर के भोजन में आप प्रेफर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। शाम के में न करें, क्योंकि शाम को जो है रात्रि में जठराग्नि शांत हो जाती है और हम शाम का भोजन पचा नहीं पाते। और दिन में तो थोड़ी बहुत अपन मेहनत भी कर लेते हैं तो वो पाचन हो जाता है, लेकिन मात्रा सीमित रखें। ये नहीं है कि आज पकौड़ी खा रहे हैं तो ओवर डाइट कर रहे हैं। ओवर डाइट तो नेवर। फास्ट ईटिंग और ओवर ईटिंग दोनों का निषेध है। लेकिन डीप ब्रीजिंग ये नियम है। ठीक। फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग का निषेध। नो फास्ट ईटिंग, नो ओवर ईटिंग, ऑलवेज डीप ब्रीजिंग। ये आप अपने अपने जहाँ भोजन करते हो डाइनिंग टेबल पे आप लिख के रख लीजिए, छोटे से कागज पे, और सामने दीवार पे लगा के रखो तो याद आएगी आपको कि ये लिखा हुआ है, इसको हम फॉलो करें। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कचौड़ी खा सकते हो। आप एक कचौड़ी दो, लेकिन एक ध्यान रखना भी है, कचौड़ी खाना है बाजार की नहीं, मैदा की नहीं, अपने घर के आटे की बनाइए और खाइए, लेकिन मात्रा सीमित रखें। एक कचौड़ी, दो कचौड़ी धीमे धीमे खाएं। ऐसे पकौड़े की भी मात्रा शामिल कर सकते हो, लेकिन फिर उस दिन शाम को सिर्फ पानी या सूप या कोई लिक्विड ही लें और कुछ नहीं लें, तो ये अपनी डाइट डाइट बैलेंस हो जाएगी। फिर आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं। वैसे देखा जाए तो आज मेरे अनुमान से 90 से 95% तक लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन से परेशान हैं, और उसका जो है समुचित उपाय नहीं करते हैं, यानी सम्यक उपाय नहीं करते हैं, उल्टा उपाय करते हैं। परेशान होते रहते हैं पूरी जिंदगी, दवाइयाँ खाते रहते हैं। आप दवाई खा खा के आंतों को कमजोर कर देते हैं। किसी भी तरह की रेचक दवाई खाना हमारी आंतों को कमजोर करना, उनकी पाचन शक्ति कम कर देना। क्योंकि रेचन दवाई आपने खाई, उस दवाई के रिएक्शन से आपका जो मटेरियल है जो आपने खाया है, जिसके एंजाइम्स और जिसके रस बनना है, वो न बन करके और वो पास हो जाता है इसके लिए। आपने 1,000 रुपए किलो के, 2,000 रुपए किलो के, 1,500 रुपए किलो के बादाम खाए, और उसके साथ में यदि कोई चूर्ण वगैरह आपने पेट हजम करने के लिए ले लिया, तो वो बादाम आपको कोई काम के नहीं है। वो तो फिर अब क्या कहें उनको, वो तो आपके बस चले गए, आपके बर्बाद हो गए। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी रेचक रेचक दवाई समझे, जो कि आजकल जो है ऐड बहुत आते हैं चूरन के, फलाना चूरन, ढिकाना चूरन, ये वो, फटाफट पेट साफ, पेट सफा चूरन, पेट सफा जे, ये सब नहीं लेना चाहिए, भूल के भी नहीं लेना चाहिए कभी भी। हमें अपनी डाइट कंट्रोल करके ही जो है ये भोजन की पाचन क्रिया को रखना। ठीक। अब अपनी बात की थोड़ी सी ये हो गई है इसमें कि हमें जो है क्या खाना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोग तो नहीं करते, एक विशेष जानकारी में आज आपको इस
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देना चाहूंगा, मीटिंग के माध्यम से। बाजार में एक एनर्जी ड्रिंक के नाम से ड्रिंक्स आ रहे हैं, कई ये कंपनियां बना रही हैं उनको, और उसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जो एक निर्धारित मात्रा से ही अधिक होती है, क्योंकि कैफीन एक ऐसी नशीली चीज है जो कि, ईमानदारी की बात बता दें, कैफीन जो है अफीम से निकाली जाती है, तो उसको जो है लोग लेने के बाद उसके आदी हो जाते हैं। जैसे एक, आपने देखा होगा पहले, आजकल तो अब देखने को नहीं मिलते, मैंने अपने पूर्व काल में, आज से 40 45 साल 50 साल पहले घोड़े और टांगे चला करते थे, बग्गी बोल दो, टांगे। आजकल शादी ब्याह में दिख जाते हैं, जहाँ दूल्हा उल्हा उसको बैठा ला, उसको घोड़ा खींचता है। और जो उसका जो चालक है, चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका, वो घोड़े में चाबुक मारता है, घोड़ा तेज भागने लगता है, और थोड़ी देर बाद फिर अपनी उसी स्पीड पे आ जाता है। फिर उसने चाबुक मारा, फिर तेज भागने लगा, फिर वो आ गया। ऐसे ही ये कैफीन का है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे। जैसे ही आप एनर्जी ड्रिंक लेंगे, कैफीन आपके शरीर में पहुंचेगा, एकदम आपको शरीर में ऊर्जा पैदा हो जाएगी, ऐसा लगेगा, बहुत बढ़िया फीलिंग हो जाएगी, और एकदम स्फूर्ति आ जाएगी। लेकिन उसका असर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद ढीला पड़ जाएगा, फिर इच्छा होगी फिर उसको पी लें। इस तरह से इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और हम अपने स्वास्थ्य को खोते जाते हैं। आप लोग तो नहीं, जहाँ बैठे हैं वो लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन आपके परिवार के रिश्तेदारों के बच्चे वगैरह आदि, आजकल इसका बहुत ही प्रचलन हो गया है, और यारी दोस्ती के चक्कर में भी लोग पी लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो, उनको आप रोकिए, और ये एनर्जी ड्रिंक जैसी खतरनाक बीमारी को न लगाएं। इससे जो है कई एक बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आप निश्चित तौर पे परेशान रहेंगे। ध्यान रखना कि कई एक कंपनियों की एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, इनका टोटली निषेध करना चाहिए। अब देखिए, हम तो मोस्ट ऑफ ऑल भी जैन लोग हैं। रात्रि भोजन का निषेध होना चाहिए। वैसे तो रात्रि भोजन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और फिर भी कम से कम इन बरसात के दिनों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो वैष्णव धर्मावलंबी है, वो लोग भी बरसात के 4 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करते हैं। वो शाम को लगभग सूर्य अस्त के पहले अनथव करके और निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन हम तो जैन है, हमारे तो नियम होना ही चाहिए, रात्रि भोजन हम न करें। अब आपको अब इसकी चर्चा की क्या जरूरत, हम तो सब जैन है ही, और हम तो रात्रि भोजन करते नहीं। तो या आप लोग नहीं करते, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो सभी लोग, आपको, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, आप उनको संस्कार डालिए ये कि रात्रि भोजन न करें। और एक बड़ी समस्या है, अब वो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक घटना, अभी भिंड की घटना है।
हमारे यहाँ जो है भिंड में बाल संस्कार शिविर का आयोजन हुआ था। जो हमारा कुनकुन ट्रस्ट है, स्वाध्याय मंदिर, कुनकुन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, उसके अंतर्गत लगता है। पिछले 20 साल से लगा रहे हैं। और वो मतलब इस साल भी जो 60-58 स्थानों पे लगा था। जगह जगह, गांव गांव, छोटे छोटे गांव, बड़े शहरों में भी, एक एक शहर में चार चार पांच पांच मंदिरों में लगा था। तो मैं इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे शिविर में भी, हमारे मंदिर में, श्री मंदिर जिनालय में 250 बच्चे शिविर में आए थे। 10 दिन तक पढ़ा उन्होंने, परीक्षाएं दी। उसमें एक, अब 8 दिन पढ़ दिया, 10 दिन पढ़ दिया, उसको पढ़ा गया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना। तो एक बच्चे की माता जी मेरे पास आई। वो बोली, ताऊ जी कहती है उनको। बोले आप क्या पढ़वाते हो? बोले बच्चा तो रात्रि का भोजन छोड़ गया है। मैं तो क्या हो गया छोड़ गया है? अरे बोले वो अब वो आगे जब पढ़ने जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, तो उसका कैसे भोजन चलेगा? बोले आलू नहीं खाएगा। आलू तो सब जगह मिलते हैं, कहाँ से उसको अरेंज नहीं हो पाएगा? मैंने उनको समझाया, आप चिंता नहीं करो, उसने जो संयम का नियम दिया है उसको आप भरपूर सहयोग करिए। और जैसी जिसकी सहयोग की व्यवस्था होती है, संयम जैसा होता है, उसको वैसे निमित्त मिल ही जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, मेरे छोटे भाई का बेटा है, वो 5 साल दिल्ली में पढ़ा, और वहाँ एक जैन परिवार में ऐसी, उनके जहाँ वो रह रहे थे उसके पास में मिल गई, जो कि टिफिन बनाने का काम करती। तो वो जो है बिना आलू प्याज के, और दिन में ही उसका टिफिन आ जाता था। वो कॉलेज से आकर के पहले भोजन करता, फिर दूसरे काम करता। तो मैंने कहा, जब उसका त्याग था, उसने भी पाठशाला पढ़ी थी, इसलिए उसका त्याग था, आज भी उसका त्याग है। तो उसको ऐसे निमित्त मिल गए कि वो जैन परिवार मिल गया जो टिफिन का काम करते थे, उनने कहा, उन्हें शौक से उनको बना दिया। वो बड़ी प्रसन्न होती थी वो, उस देने के बाद। तो मेरा मतलब ये है कि आप, यदि इस तरह की कोई आपकी भावना हो बच्चों के प्रति, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी के संयम में बाधक बनना, ये सबसे बड़ा पाप। यानी संयम में साधक तो हम नहीं बन रहे, बल्कि बाधक बन रहे। ये प्रसंग मेरे सामने अभी आया था, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आए, तो आप भी जो है रात्रि भोजन का निषेध करना ही है। यदि कोई कर रहा है, तो उसको जो है आपको सहयोग करना, हर तरह से सहयोग। ठीक है। बाकी रात्रि भोजन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि बरसात के मौसम में पत्ती वाली सब्जियां नहीं खानी। ये जो है आयुर्वेद के हिसाब से भी निषेध है। क्योंकि पत्ती वाली सब्जियों पे आजकल जो है, एक एक इमली तो पत्ती है ही ऑलरेडी, और यदि वो साधारण वनस्पति है तो और भी ज्यादा दोष है उसमें। प्रत्येक वनस्पति भी है पत्ती वाली सब्जी, तो उसमें कई एक तरह के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं बरसात के समय। उनकी रक्षा के लिए, अब वो वायरस जो है हमारे पेट में जाएंगे, तो हमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विकार जरूर पैदा करेंगे। क्योंकि उनको निकालने के लिए हमारी ऊर्जा लगेगी, यही सबसे बड़ा नुकसान हमारा। इसलिए पूरी बरसात भर पत्तियों की सब्जी जो खाते हो, वो न खाएं। ये निषेध है, इसको नहीं खाएं।
अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वस्तुओं की मर्यादा। जो भी यहाँ स्वाध्यायी है, पढ़ते होंगे, उन्हें तो जानकारी होगी कि किस वस्तु की कितनी मर्यादा है, कब तक उनको भोजन करने के लायक है। जैसे रोटी है, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की होती है। रोटी सीखने के बाद 6 घंटे तक तो खा लेना चाहिए। और वो उनके लेक्चर में मैंने तो सुना है, वो क्या नाम उनका, वो काफी उनके लेक्चर आते हैं, लेकिन आजकल वो नहीं है। ये दीक्षित, देखो नाम भूल रहा हूँ, किसी को नाम याद आ रहा हो तो बता। आ रही है। तो वो तो 3 ही घंटे बताते हैं, लेकिन अपने जो रतनकन साहबकाचार है, ज्ञानानंद साहबकाचार है, उसमें जो है 6 घंटे का समय रोटी के लिए दिया है। पूरी पराठे 24 घंटे तक अ, खाने लायक रहते हैं, उसके बाद फिर नहीं। और आपको मालूम होगा, आटा की मर्यादा जो है मात्र 3 दिन हो जाती है बरसात में। बरसात में 3 दिन, सर्दियों में 7 दिन, गर्मियों में 5 दिन। तो 3 दिन से ज्यादा का आटा का उपयोग न करें। वो भले ही उसमें हमें जीत नहीं दिखाई दे, लेकिन यदि हम 3 दिन से ज्यादा का आटा खाते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम जिन्हें भगवान की जो आज्ञा है, जो वाणी है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। हम जिनवाणी की अवहेलना कर, क्योंकि जनरली लोगों को आलस आ जाता है, कौन बार बार चक्की लगाए, क्या करना है, तो वो आप मैनेज आपको करना है। इसी तरह से अन्य सामान भी है, उनकी मर्यादा आप लोग पढ़ लेना। और उनके हिसाब से आप अपना जो है डाइट, भोजन बनाएं, तैयार करें। जो दो मैंने बता दिए हैं, और किसी को किसी चीज की मर्यादा की जानकारी नहीं हो, तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूँ किसी वस्तु की मर्यादा की बात जानकारी चाहिए, यानी सभी को है किस वस्तु की कितनी मर्यादा होती है। चलिए, जैसे खांड शक्कर का बूरा बनाते हैं, तो बरसात में उसकी कितनी मर्यादा, कितने दिन की मर्यादा रहती है, बताएगा कोई? 7 दिन की। 15 दिन। नहीं नहीं, 7 दिन। हाँ, अब सही बोले। गर्मियों में 15 दिन, सर्दियों में 1 महीना, और बरसात में 7 दिन की मर्यादा होती है। तो क्योंकि जब उसका पूरा बनाते हैं, तो उसमें नमी रह जाती है, उस नमी की वजह से उसमें जीवाणु बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये सभी की जानकारी में होना चाहिए। अगर आटा गूंद लिया जाता है तो उसकी मर्यादा, गूंद आटा उसनने के बाद वाली मर्यादा कितनी होती है, उसन लेने के बाद? 6 घंटे, ठीक। इससे ज्यादा नहीं। 6 घंटे में उसकी रोटी बन के खप जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को देखा है मैंने कि वो आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया, और फिर जब मर्जी आई तब 2 दिन में 3 दिन में भोजन बना ली। वो तो बेकार आटा हो जाता है। और जो लोग ये
डोसा वगैरह या इडली वगैरह जो साउथ इंडियन डिशेज है, वो मर्यादा वाली खाना चाहते हैं तो वो भी 6 घंटे के अंदर ही बना के खा लेते हैं और बन भी जाती है। हमने भी खाई है, हमारे यहाँ बनाते हैं लोग आज, वो 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़। और इसी तरह से दाल वगैरह है, सब्जियां हैं, वो सब 6 घंटे का मर्यादा है उनकी सबकी। हाँ, ये है कोई सब्जी आपने बनाई है और उसमें पानी नहीं डाला है, जैसे मान लो मिर्ची की और कैरी की सब्जी बनाई, उसमें बिना पानी के आपने बना ली, और भी कोई सब्जी जिसमें पानी ऊपर से नहीं डाला है, तो वो जरूर आप 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं। ठीक है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछें इस संबंध में। ताऊ जी ताऊ तभी जी भी अगर मर्यादा उबले उबले हुए पानी का यूज कर रहे हैं डोसा और इडली में, तब भी ये 6 घंटे की मर्यादा में रहेंगे। हाँ, उसमें अन्न आएगा ना तो 6 घंटे की मर्यादा रहेगी, पानी उबला हो या सादा पानी हो, उसकी भी 6 घंटे ही आएगी, भले ही उबला पानी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ताऊ जी मैंने अभी कहा था कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है शाम को भिगोने के लिए बोल दिया था, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह में जिसमें अन्न नहीं होता है उसकी मर्यादा जो है आप 24 घंटे तक उससे यूज कर सकते हैं। आप ये पानी उबला हुआ है, पानी की मर्यादा के हिसाब से चलेगा। जय श्री ताऊ जी। ताऊ जी, जी, जो पानी हम उबाल लेते हैं उसको कितना, खौला हुआ पानी कितनी देर चलता है कितने घंटे बाद, और दूसरे दिन फिर उबाल के यूज कर सकते हैं? नहीं, 12-24 घंटे उबला हुआ पानी की मर्यादा 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे तक फिर हमें छानने की जरूरत नहीं है? धोने के तो चाहते ही नहीं है। एक बार इसका टाइमिंग अपन कैलकुलेट करते जिस समय अपने छाना है पानी को, अच्छा। जैसे मान लो सुबह 7 बजे पानी को छाना, हाँ। गर्म भले ही आपने थोड़ा कर लिया, हाँ 6 घंटे की मर्यादा हो गई। फिर मान लो जी। आपने 11, साढ़े 11, 12 बजे से पानी को उबाल लिया, तो उसकी हाँ। मर्यादा सुबह 7 बजे तक ही रहेगी। अच्छा, पानी तो 2-3 बार छान सकते हैं, पर उबला पानी एक ही बार छान सकते हैं? छानने की जरूरत नहीं उसको, उबले पानी को। बा- अच्छा, सादे पानी में भी यदि आपने मर्यादा कर दी है तो भी उसको 6 घंटे हाँ। में फिनिश कर देना चाहिए, और उसके बाद फिर उसको अच्छा। दोबारा छान के सामने नहीं लेना। इसलिए एक मैनेजमेंट अपने दिमाग में बनाना चाहिए कि हम कितना जी। पानी कितने समय तक यूज कर देंगे, और उसमें से मान लो 100 ml 200 ml की बच जाता है तो उसको कहीं यूज कर लो, कोई बात नहीं है, हल्की हाल उसमें। लेकिन जी। एक मैनेजमेंट रखना चाहिए दिमाग में, हम ज्यादा पानी ना उबालें जो कि 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास बचे। ठीक है। और दही, दही की मर्यादा? जामन लगने के बाद 24 घंटे, जिस समय जामुन अच्छा। लगता है दूध में, हाँ जी। 24 घंटे के अंदर पानी सो जाना चाहिए दही। ओके। जय जय जी। श्री ताऊ। जय जिनेन्द्र। ठीक है। ताऊ जी पानी को संतरे के सूखे छिलके से भी प्राशुक कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, आप संतरे के छिलके से कर लो, नार उसके अपना अनार के छिलके से कर लो, नींबू के छिलके से कर लो। यानी उसका नियम ये है, कोई वस्तु ऐसी डाली जाए जिससे उस पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल जाए, बस वो 6 घंटे के लिए प्रासुक हो गया। 6 घंटे तक उसमें जीव नहीं आएंगे, और 6 घंटे के बाद उस पानी की डेड लाइन है, आप उसको न तो गर्म करके यूज करना चाहिए और न ही उस पानी को दोबारा छान के यूज करना चाहिए।
ताऊ जी, आगम में कहीं 12 घंटे की मर्यादा भी बताई है क्या पानी की? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी है 12 घंटे की, मगर मैंने 6 घंटे पढ़ी है, वो भी मेरा पढ़ने का माध्यम ये रतन कंठ साहब और अ, ये है तुम्हारा वो ज्ञानानंद साहब। बाकी ये जो पूजन की किताबें आई हैं, जो कि पूजन पाठ प्रदीप आदि ये जो आम अपने चल रही हैं लोगों के, उनमें कुछ और दिया है। अब उन्होंने बिदुलाई के ये अलग कर दिया हिसाब कि ये कच्ची दाल, मतलब बिना पके हुए दाल, यदि उसमें दही में मिलाई जाती तो बिदला मानना है, और दाल को उबाल लिया तो फिर बिदला की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने उसमें व्याख्या मैंने पढ़ी है कि उसमें पूजन पाठ के बीच में, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा हमने रतन साहित्य में तो ऐसे देखा नहीं मैंने कहीं। मैंने फिर वो खोजा पूरा, और फिर जाके हमने वो भी कंसल्ट किया अपना ये जिनेन्द्र जिनेन्द्र ज्ञान कोश को जो है, उसको भी कंसल्ट किया था। उसमें भी रतनगंज स्वास्थ्याचार के हिसाब से सारी चीजें लिखी हुई थी मर्यादा की, लेकिन डिटेल में था उसमें जिनेन्द्र ज्ञान कोश। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश था वो। हाँ, सिद्धांत कोश वही है तो। ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी, जय जिनेन्द्र। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, अब आ रही है। प्रणाम ताऊ जी, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिने। हाँ, वो मेरे को पूछना था कि अपने जैसे ड्राई फ्रूट्स भिजाते हैं, आपने अभी बताया था, तो बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, वो तो हम जैसे सुबह यदि खाएंगे तो रात को भिजाने पड़ते हैं वो। तो कम से कम कितने बिल्कुल, घंटे भिगो के खाने चाहिए, जैसे पिस्ता है, कम से ताकि वो कम खराब भी ना हो? कम से कम 6 घंटे भीगना चाहिए, 5 से 6 घंटे तक। 5 से 6 घंटे। और जो पिस्ता जो आते हैं वो ऊपर का छिलका खाना चाहिए, या उसका ऊपर वाला छिलका, जो पिस्ते के ऊपर जो नेचुरल पतली कोटिंग रहती है, वो खाना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए? वो पतला वाला छिलका। हाँ, पतला वाला, वो तो एक ऊपर में मोटा शेल तो रहता ही, वो तो खा ही नहीं सकते हैं। वो अंदर में एक और पतली सी फिल्म जैसी लगती रहती है। वो जो जो मोटे छिलके साइज जो आती है ना पिस्ता, वो तो हाँ। खाने योग्य ही नहीं, अच्छा, क्योंकि वो नहीं उसमें, खाते? हाँ, उसमें रोस्टेड आते हैं, उसमें नमक जो है वो बाजार का नमक मिला हुआ होता है। तो फिर कौन सा यूज करना चाहिए? नहीं, वो जो बाजार में छिला हुआ पिस्ता आता है। बिना हाँ नमक का आता है। हाँ, नहीं, वो मोटा छिलका नहीं होता उसके ऊपर। हाँ, दो तीन जो तरीके आते हैं मतलब, ये जो है पिस्ता दो तीन तरह के आते हैं। तो बारीक आता है जिसे पिसावरी पिस्ता बोलते हैं, वो महंगा आता है। एक मोटा पिस्ता आता है, और ये बगैर रोस्टेड आता है, वो लेना चाहिए। अच्छा, बिना जैसे रोस्टेड, अनसॉल्टेड, अनसॉल्टेड बिना रोस्टेड वो जो आता है वही यूज करना चाहिए। ये रोस्टिंग नहीं किया हो तो उसमें सॉल्ट लगा ही नहीं होगा फिर ठीक है। और तो यदि सॉल्ट बाई वाला। चांस कभी, और बाई चांस कभी अच्छा, उसका फिर छिलका भी उतार देना चाहिए, भिगोने के बाद जो पतला छिलका रहता है वो निकाल नहीं देना नहीं, वो चाहिए? नहीं, वो उसको साथ में पीस दे, जो उसको उतारने की जरूरत क्या उसको नहीं उतारे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बादाम का भी नहीं उतारता हूँ, बादाम भी ऐसे ही पीस देता हूँ। अच्छा, जो ब्राउन छिलका जो लगा रहता है, आप हाँ, बोलना चाह रहे हैं कि वो भी बादाम नहीं छिलका उतारना? वो ऐसे ही उसको भी पीस लेते हैं। और मूंगफली भी हमारे यहाँ छिलके सहित ही खाई जाती, बगैर छिलके नहीं खाते। अच्छा, जो ब्राउन जितने भी नट्स में है हो या बादाम में हो, जिसमें भी ऊपर में छिलके लगे रहते हैं, उसको नहीं उतारने चाहिए, ऐसे ही खा लेने चाहिए। उनको अच्छी और तरह जो, से धो लिया, पानी में भिगो दिया, और उसको जब मैं छिलके के ले ली।
तो वो ठीक है छिलके वो में तो। जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं उनका हम लॉस कर लेते हैं, जो उनको छील देते हैं। अच्छा ठीक है। और एक चीज और पूछनी थी, अपने जैसे कहीं जैसे आयुर्वेद का ही कहीं सुना हुआ है कि चावल कम से कम 4-5 घंटे भिगोने से डाइजेशन में अच्छा है। दाल तो खैर अपने 5-6 घंटे भिगोते ही हैं, तो क्या चावल भी उतने ही घंटे भिगोने चाहिए? नहीं, भिगो सकते हैं, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं किसी तरह का। नहीं तो मतलब कौन सा बेटर है, वह आधा घंटा जो भिगो लिए वो ठीक है, या 5-6 घंटे ही भिगो के खाने दोनों ठीक चाहिए? है, आप 2-4 आधे घंटे से 1 घंटे भिगो लो। लेकिन चावल का एक बात ध्यान रखना, कभी भी उसका जो माड़ होता है ना, उसको नहीं निकालना चाहिए, वो ऐसे ही बनाना चाहिए अपने को। पानी उसका जो उबलने के बाद जो पानी एक्सेस होता है ना, उसको निकाल देते हैं लोग, वो नहीं निकालना चाहिए। एक्चुअली ताऊ जी क्या होता है, बस वो पानी यदि नहीं निकालते उसके सही खाते हैं तो वो बहुत स्टिकी स्टिकी हो जाता है, लोगों को पसंद नहीं आता है। मैंने ट्राई किया, जब मैंने ये क्लास स्टार्ट की तो आपने पहले भी बताया था कि माड़ में ही सब तत्व रहते हैं। मैंने ट्राई किया, मगर जहाँ जीभ का स्वाद आ जाता है वहां फिर मुश्किल हो जाती है, फिर उनको नहीं वो तो खिला वो खिला जीप, नहीं लगता है। नहीं नहीं, उसमें हमारे यहाँ भी बनाते हैं, तो ये जो है भगोनी में उतना ही पानी डालते हैं जितने में पक जाते हैं वो। और फिर वो पानी थोड़ा बहुत बच भी जाता है, तो धीमी आंच में उसको सुखा लेते हैं पानी को। वो खुले बनते हैं ताऊ जी, फिर वो खुले बनते हैं? नहीं, खुले नहीं, बिल्कुल एक खुले नहीं कटोरी बनेंगे। चावल में 2 कटोरी पानी डालिए तो वो खिले खिले ही नहीं वो बनेंगे। ठीक है, पानी वो फिर वो स्टिकीनेस आ ही जाता है, वो माड़ का उसमें स्टिकीनेस आता ही है। आप भली पुलाव की तरह, एक्चुअली ये पुलाव का नाप हो जाता है, जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं, एक में नहीं दो नहीं, कटोरी आप थोड़ा सा थोड़ा घी सा डाल घी के डाल बनाइए दें। तो नहीं घी आएगा। डाल दो तो नहीं ईमानदारी, आएगा। देखो, एक मैं उस चावल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा हम्म। कि वो देखने में खिले हो जाएं, लेकिन खाने में पेट में वो आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि पहले पहले ही उसका एक तो पौष्टिक पदार्थ जो पॉलिश होती वो निकाल दी गई है चावलों की, बाजार में जो आम चावल आ रहे हैं। और जो मैं बिना पॉलिश वाले आ रहे हैं, उससे आप लोग प्रेफर नहीं करेंगे, खाएंगे भी नहीं, तो आदत खराब हो चुकी है। और वो तो उससे पहले ही पॉलिश निकाल दी, अब उसमें थोड़ा बहुत जो कुछ रह भी गया है वो मार के तरह उसको भी निकाल दिया तुमने। अब उसमें क्या करें, वो डाइजेस्ट नहीं होते। फिर कहते हैं कि चावल बादी करते हैं, चावल नुकसान करते हैं, बाकी भी नुकसान करेंगे जिस तरह के चावल खाओगे। गलत नहीं बात तो बोलते सही है। नहीं नहीं, बात तो सही है। ठीक। अपने तो अब जो प्राकृतिक हम लोग सब जो क्लासेस कर रहे हैं, ये सब चीजें समझ में आती है, मगर परिवार वालों को, घर वालों को ये चीज समझ में नहीं आती है, नहीं, उनको स्वाद आपकी चाहिए। समस्या आपकी समस्या बिल्कुल जायज है, आप सही कहती हो। ये हर घर में लगभग ऐसा ही जो है माहौल बना हुआ है, लेकिन अब उनको जो है अपनी थोड़ी सी चालाकी से अपने को बचना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। देखो, अभी एक बार एक मैं शिविर लगाया था, तो मैं गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। ऐसी ही चर्चा चल रही थी सब्जियों में, और सब्जियों में मैं खाना ज्यादा खाना चाहिए, डाइट के बारे में चर्चा हो रही थी। तो एक जो है बहन जी जो है, वो मेरे पास में, ये अपना जब सेशन खत्म हो गया लेक्चर का, तो मेरे पास आई तो बोले, अंकल जी, बोले हमारे पति तो खाते ही नहीं सब्जी बिल्कुल भी। बोले एक कटोरी जरा सी सब्जी रख दो, उसमें से आधी छोड़ देंगे, दाल और रोटी खाते हैं, और रोजाना पेट की खराबी की बात करते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं तो मानते ही नहीं है, मैं समझाता हूँ नहीं मानते। मैंने इनको 2 ट्रिप बताई, और फिर वो वहाँ 8 दिन का कार्यक्रम था, 8 दिन बाद बोली कि हम सक्सेस हो गए उसमें। मैंने कहा, एक तो आप जो है रोटी में लौकी पीस के मिलाओ, पहली बार जो मिलाना है आपको, आप 50 ग्राम लौकी पीस के मिलाइए। 2-3 दिन, 2 दिन तक 50 ग्राम मिलाते रहिए, फिर उसको 100 ग्राम मिलाइए पीस करके।
और फिर और थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दी, इसमें लौकी पीस के मिला ली, बिल्कुल मिक्सिंग बारीक पीस के उसमें आटा लगा लो आप। और दाल में भी मैंने कहा आप लौकी पीस के मिला दीजिए, आप अलग से सब्जी परसो ही नहीं उनको, हम लो दाल, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये तरीका बताया। दूसरा मैंने कहा सलाद की प्लेट टेबल पे पहले लगा दिया करो। और वो कहें कि ये क्यों लगा दी, मैं तो खाऊंगा नहीं, हटा लो इसको, कहना रखी रहने दो, मैं आपके बाद भोजन करूंगी तो मैं खाऊंगा, मैंने अपने लिए लगा के रखी, आप मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उनको दाल या सब्जी जो कुछ थाली में डाल दिए, रोटी मत परसिए। रोटी थोड़ी देर में, एक दो रोटी जला भले ही दो, तो कहना जल गई अभी दूसरी बना रहे आप, थोड़ा तसल्ली रखिए। तो 5-7 मिनट तक आप रोटी मत दीजिए, उनको बैठने दीजिए। तो ऐसे ही क्रम लगभग रोजाना करना, 5-7 मिनट तक वो बैठते रहेंगे। तो फिर वो एक आध पीस सलाद का खाना शुरू करेंगे। उसमें आराम से नींबू नमक वगैरह डाल के रखना, सलाद बात को फिर बंद कर देना, नींबू नमक वो ठीक नहीं है, प्रेफर नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय रखो जब उसमें। तो दोनों ट्रक में वो कामयाब हो गए, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो गया। बाद को फोन आया मेरे पास, 1-1.5 महीने में उनकी जो कब्जी थी वो ठीक हो। तो इस तरह से आप जो हमारे घर में जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो इस तरह के ट्रिक्स जो है अपना करके अपन लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती करके नहीं कर सकते। फिर तो घर में जो है महाभारत हो जाएगा, वो महाभारत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई दम नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे अपन उनको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो बता रही थी कि वो हमारे पतिदेव को मैंने एक दिन रोटी बना दी बिना उसके लौकी मिलाए, तो उस दिन वो गुस्सा होने लगे, क्या रोटी बना दी इसमें तो जो ये चब रही है न कुछ है, कैसी रोटी बना दी तुमने आज। इस तरह से आप उसको भी जो है आप चेंज कर सकते हो। ठीक। जय अब झूलेलाल कुछ ताऊ जी। हाँ, अब कोई लास्ट प्रश्न हो तो बता दो, अपना समय तो हो ही गया। हाँ हाँ, आपका आपने ये जो नाश्ते का बताया है, ड्राई फ्रूट वगैरह और ये फ्रूट्स वगैरह, ये डायबिटीज के पेशेंट और बीपी के पेशेंट दोनों ले सकते हैं? हाँ, वो सब उनकी डायबिटीज गोलियों से कंट्रोल नहीं की जा रही, वो हाँ हाँ, डाइट से मतलब ये। कंट्रोल कर रहे हैं तो ले लेंगे, अच्छा। ले सकते। और मैं हम तो डायबिटीज वालों को आम भी खिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। हाँ, आम मौसमी फल पेंसिलिन की, खाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लेकिन उसमें कंडीशन रहती है ना कि आपको डाइट कंट्रोल है कि नहीं उनकी। जी। ये जो तला हुआ भुना हुआ उल्टा सीधा चाहे जो चाहे कुछ खा रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। ये जो जिस तरह से हमने डाइट चार्ट बनाया, इस तरह से यदि उनका भोजन चल रहा है तो ये तो नुकसान नहीं करेगा वो। और तो ताऊ जी, एक्चुअली में क्या है एसिडिटी के कि लिए, जी, एसिडिटी के लिए क्या सही रहेगा? जैसे किसी के गले से लेके पेट तक जलन होती रहती हो तो? हाँ, उनको जो है सबसे पहले जो है अन्न खाना बंद करो 3-4 दिन के लिए, नींबू पानी जरूर दो उनको, और फल सब्जियां ही लें बस, और कुछ न लें, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। और थोड़ा सा चाहें तो ये अपना ये होता है ना एसिडिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एसिडिटी हम खाना तो हम वैसे ही खाते रहें और फिर ये चूरन जो हम बता रहे हैं उसको लेते रहें, उससे लाभ तो मिलेगा लेकिन लंबे समय तक चूरन से लाभ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, चूरन अजवाइन, वगैरह कुछ, चूरन नहीं अजवाइन ले हर्ड बस। है। जीरे का हाँ, आप प्रयोग बताइए। अच्छा रहता है, जीरे का पानी। नहीं, जीरे का पानी भी अच्छा है, लेकिन अजवाइन, हर्ड और क्या नाम तुम्हारी, आंवला, इस 3 चीजों का चूर्ण बना के रख दो, आधी चम्मच भोजन के बाद दे दो। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं देना, ध्यान रखना, 5-7 दिन तक देने के बाद बंद कर देना चाहिए।
लेकिन भोजन में परिवर्तन पहले करें तो भोजन हमारा वही तले भुने पदार्थ वही सब चल रहा है, और मिर्च मसाले वाले खूब तेज सब्जियां चल रही हैं, तो फिर वहाँ ये काम नहीं करेंगे। ये पहले देखो, प्राकृतिक चिकित्सा में 80% 90% कार्य हमारा जो है भोजन ही, आहार ही औषधि है, ये सिद्धांत काम करता है। यदि हमारा खान पान दिनचर्या सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय प्रणाम जिनेन्द्र ताऊ साहु जी। जी, जय थैंक यू जय साहु। अंकल। जय जिनेन्द्र साहु जी।